अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैं और बिलाल साहब इकट्ठे हुए हैं एशिया कप 2025 के स्क्वाड को डिस्कस करने के लिए। तो स्क्वाड तो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। स्क्वाड से मुतालिक हम बात करते हैं तो बिलाल साहब बगैर कोई वक्त जाया किए आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले बैटर से स्टार्ट करें। 6 बैट्समैन शामिल किए हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आपने 17 मेंबर स्क्वाड जो है उसको आपने क्यों सिलेक्ट किया है? 15 रुकनी स्क्वाड के ऊपर क्यों नहीं गई पाकिस्तान की टीम? क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम अभी भी इस अपना कॉम्बिनेशन नहीं सेट कर पाई टॉप 11 का। कहीं ना कहीं लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम पीछे हैं किसी ना किसी चीज के अंदर। कोई बॉलर अगर एक चीज को पूरी करके दे रहा है तो दूसरा वो चीज वो पूरी करके नहीं दे रहा है। एक बैट्समैन एक चीज कर सकता है तो दूसरा बैट्समैन वो चीज नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा वो अपनी सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज है। थोड़ी पिचेस को लेकर शायद कंफ्यूज होंगे, वहां पे रिवर्स होता है नहीं होता। उस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन की कि हम 17 प्लेयर्स के साथ जाए। 6 बैट्समैन शामिल किए हैं इंक्लूडिंग विकेट कीपर। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि यही 6 बंदे होने चाहिए थे या कुछ कम ज्यादा आप करना चाह रहे हैं? ये 6 जो हैं उसमें ज्यादातर तो ओपनर हैं। 3 तो ओपनर है। आप वैसे देखा जाए तो मोहम्मद हारिस भी एक तरह से ओपनर ही थे। तो एक आधा और भी हम, लेकिन मुझे बैट्समैन वगैरह से ज्यादा शिकवा नहीं है। आई थिंक इन्हीं के साथ जाना चाहिए। जब आपने इनको कॉन्फिडेंस दिया ही था पिछले 4-5 माह से, तो ठीक है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो सलमान अली आगा के अलावा सारे ओपनर्स हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हसन नवाज को तो आपने मेकशिफ्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाया है। फखर जमान को भी आप नंबर 3 पर भेजते हैं, लेकिन नेचुरली ये सारे ओपनर्स हैं। तो चलें, अब इनमें ये है कि ये सब हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने 5 मैच आपने यूएई में खेलने हैं? अगर आप होपफुली फाइनल में पहुंच जाएं, और एशिया कप में भी आप 7 मैचेस भी खेल सकते हैं। अगर आप फाइनल को रीच करें या ना भी करें तो 6 तो खेलेंगे। तो आपके पास 11-12 मैचेस हैं। क्या आप नहीं समझते कि अगर 17 मेंबर्स का स्क्वाड था तो बैट्समैन एक आप और ऐड कर लेते? क्योंकि अब आपको इन 6 खिलाड़ियों को लगातार खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इनमें से रेस्ट नहीं दे सकते किसी को। जी बिल्कुल ऐसी है। ऑलराउंडर्स पे है थोड़ा मुझे, क्योंकि हमारे पास इतनी क्वालिटी के ऑलराउंडर्स हैं कि आप उसको रेस्ट नहीं दे सकते। आप अगर 7th प्लेयर अगर आप वैसे आप देखना चाहें तो आप हुसैन तलत को शामिल कर सकते हैं। उन्हीं को 7th प्लेयर वो तो 7th प्लेयर तो करेंगे, लेकिन आपके पास बैट्समैन जो 6 हैं, आपको इनको 6 के 6 लाजमी खिलाना है, या आप मैक्सिमम एक आध को रेस्ट देके 5 तो आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं। मेरा कंसर्न ये है कि आपको फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ 12 मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो ये अच्छी चीज है। बैट्समैन कहेगा यार मैं ड्रॉप तो हो नहीं सकता, तो इससे वो खुलकर खेलेगा, या ये चीज बैकफायर करेगी? नहीं, ये चीज उसी वक्त बैकफायर करेगी जब आपको आपके सोल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे। जब एकदम आप हारना शुरू करेंगे, फिर आपके पास कोई चॉप एंड चेंज की ज्यादा ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन एक एंड से चीज अच्छी बात है कि इनके पास जो बैट्समैन में कॉन्फिडेंस जा रहा है, वो बाद में ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें चांस नहीं मिला। प्रॉपर चांस मिलेगा, और प्रॉपर इनको पीछे भी पूरा चांस मिलता आ रहा है, और होपफुली आगे भी पूरा चांस मिलेगा। तो शायद ये कुछ अच्छा करें। लेकिन उम्मीद है जिस तरह की ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, एटलीस्ट जो 3-4 लोग इसमें से ऐसे हैं जो T20 के खेलना डिजर्व करते हैं, उनको चांस मिलना बनता भी था, और अपने मेरिट भी हैं। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है ऐसा कि कोई बिल्कुल ऐसी अंदर टीम के अंदर आ गया। चलें ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। 4 ऑलराउंडर्स आपको इस लिस्ट के अंदर नजर आएंगे। जो हमारे पास लिस्ट है आप अपनी स्क्रीन पर देखें। 2 स्पिन ऑलराउंडर, 2 फास्ट ऑलराउंडर, टोटल 4 ऑलराउंडर्स हैं। बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये चारों ऑलराउंडर डिजर्व करते थे? मैं हुसैन तलत को भी ऑलराउंडर कह के आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो खुशदिल, नवाज, हुसैन और फहीम, क्या कहेंगे इन चारों के बारे में? जी एक्चुअली पाकिस्तान का जो डिलेमा है सबसे बड़ा वो यही है, पाकिस्तान में उसको जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई बॉलिंग में अच्छा तो कोई बैटिंग में वो वीक है, जो बैटिंग में अच्छा है वो बॉलिंग में वीक है। तो आप ऐसे कंपनसेशन के साथ चल पाएंगे, इस तरह आप चल नहीं सकते। हुसैन तलत को मैं एज अ बैट्समैन ही समझता हूँ, एज अ बॉलर तो मैं उसको बिल्कुल नहीं समझता। वो बैटिंग ऑलराउंडर, आप बैटिंग ऑलराउंडर, उसको मैं 7th ऑप्शन ही समझूंगा। लेकिन जो नीचे वाले 3 है उसमें खुशदिल शाह, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है। फहीम अशरफ है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर। अब तो वो तो मुझे नहीं लगता वो बॉलिंग ऑलराउंडर, वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। लेकिन दोनों की चीजें बिलो एवरेज है मेरे ख्याल से। लेकिन वो ज्यादा बॉलिंग ऑलराउंडर आप कर सकते हैं, आप उनकी बॉलिंग पे ज्यादा वो सबसे करीब है जेन्युइन ऑलराउंडर के अंदर, इन सब ऑप्शंस के अंदर ना। लेकिन वो जेन्युइननेस इतनी ज्यादा है कि वो आपकी एवरेज से नीचे है। वो एक आम ऑलराउंडर पे वो चीज नहीं। और नवाज 3 साल के बाद दुबई दोबारा जाएंगे, लेकिन उसकी बैटिंग पे मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है। उससे बैटिंग नहीं हो पा रही बिल्कुल, बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है। आपके पास बिलाल साहब, आपको नहीं लगता कि आपके पास आपने 6 बैट्समैन लिए हैं, अब आपके पास बैटर्स में से किसी को ड्रॉप करना मुश्किल है, पर टफ चॉइस होगी कि आप ऑलराउंडर किसको खिलाएंगे? नंबर 7 का स्पॉट आप इसमें से किसको देना चाहेंगे, ये 4 लोगों में से?
ये बात तो मेरे लिए भी मुश्किल है। अगर वो टॉप 6 खेल रहे हैं सैंतलत का नंबर 7 पे तो खेलना नहीं बनता। फिर मोहम्मद नवाज या एटलीस्ट बॉलिंग अच्छी कर रहा है, यूए पिचेस पे भी अच्छी बॉलिंग करता रहा है, तो मैं उसको नंबर 7 का स्पॉट दूं। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं फास्ट बॉलर्स की तरफ। तो पाकिस्तान की टीम में आपको 5 फास्ट बॉलर दिखाई देंगे, जिसमें से 2 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, यानी कि मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी। और 3 जो ऐसे लोग हैं जो कि टिपिकल फास्ट बॉलर हैं, उनको आप बैट्समैन कंसिडर नहीं कर सकते। छक्के वो भी मार लेते हैं, बट वो बैटिंग की ज्यादा अलिफ बे नहीं जानते, ज्यादा एबीसी नहीं जानते। तो हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा और हसन अली। तो सलमान मिर्जा में एंड पे आऊंगा, पहले आप बताएं इन 5 फास्ट बॉलर्स पे आपकी क्या राय है। दुबई में 5 फास्ट बॉलर ले जाना जरूरी था? शायद मेरे ख्याल से फॉर्म किसी की भी नहीं लगी हुई, तो इस वजह से शायद वो ये सोच रहे हैं कि मे बी हमें चेंज करना पड़ जाए मिड मैचेस के बाद, कुछ इस तरह। ये रिस्क उन्होंने बॉलर्स पे नहीं लिया, बैट्समैन पे उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया, लेकिन बॉलर्स पे उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश नहीं की। बैट्समैन उन्होंने रिस्क ले लिया, बल्कि कोई बात नहीं है, सब तो खेल लेंगे, क्योंकि बैटर्स की इंजरी के चांसेस भी कम है और वो परफॉर्म भी कुछ ना किसी हद तक करते हुए आ रहे हैं। बॉलर्स बॉलिंग आपका बहुत बड़ा कंसर्न है, डेथ बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए मे बी आपको जॉब पॉइंट चेंज करना पड़े। मैं तो सलमान मिर्जा को स्टार्टिंग 11 में खेलना देखना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक जल्दी वो पॉसिबल होगा शुरू में मैचेस के अंदर। चलिए सलमान मिर्जा की बात करते हैं। खुशी हुई सलमान मिर्जा को देखकर, जिस एग्रेशन के साथ, जिस पैशन के साथ पीएसएल में बॉलिंग की। फिर बांग्लादेश में गए, धज्जियां उड़ा के रख दी बांग्लादेश की। हालांकि हम सीरीज हार गए थे, लेकिन सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस जो थी, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद उनको वेस्ट इंडीज के लिए ड्रॉप कर दिया गया। सीनियर बॉलर आ गए, तो उन्होंने कहा कि जी यंगस्टर को इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे। हालांकि यंगस्टर नहीं है, बहरहाल उनको कंसिडर नहीं किया गया। एशिया कप के लिए वापस आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी सलमान मिर्जा से, और क्या आप समझते हैं कि टॉप लेवल के ऊपर सलमान मिर्जा जो है कोई इम्पैक्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं? जी, तो देखने वाली बात होगी फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन मुझे उससे काफी पॉजिटिव होप्स हैं, काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं उससे। उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे लगता है। अगर आपने कभी उसको सुना हो ड्यूरिंग इंटरव्यू भी, काफी पॉजिटिव लगता है मुझे। तो होपफुली कुछ ना कुछ वो अगर कभी पिटता भी है तो कोशिश करता है मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूं, ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो बॉलर है वो पिटते हैं तो फिर पिटते ही चले जाते हैं। तो होपफुली मैं तो उम्मीद करूंगा उसको हमें देखने को मिले, बट मुझे शुरू में नहीं लगता उसको इतना चांस मिलेगा। शुरू में अपनी वो ओल्ड पेस बैटरी के साथ ही जाएंगे। किस तरह के बॉलर, किस तरह की टीमों के खिलाफ आप सलमान मिर्जा को खेलते हुए देखना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे पास जो कंसर्न है, आपके पास न्यू बॉल का बॉलर उस तरह से नहीं है आपके पास अवेलेबल, शाहीन शाह अफरीदी के अलावा। ना आपके पास कोई स्पिनर ऐसे है जो पावर प्ले में बॉलिंग करवाएगा, ना इसके अलावा कोई और, ना आप हारिस रऊफ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना वसीम जूनियर से, और कहीं ना कहीं हसन अली से भी आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नई बॉल से। आपने ट्राई करके देख ही लिया उसको नई बॉल के साथ, तो इतना वो इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। थोड़ी सी बॉल पुरानी होती है तो फिर वो 3-4 ओवरों के बाद आएगा। लेकिन सलमान मिर्जा का एक ये फायदा है कि वो आपको नई बॉल से आपको एक ओवर और 2 से 3 ओवर निकाल के आपको दे सकता है बड़े इजीली। 2 स्पिनर भी शामिल किए हैं, अबरार और सुफियान। क्या आप समझते हैं कि दोनों को एक साथ खिलाना चाहिए, या आपकी राय है कि दोनों को मौके के मुनासिबत से खिलाया जाए? बेहद मौके की मुनासिबत से खिलाया जाए। और आपको अगर आप मोहम्मद नवाज के साथ जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, अगर आप और स्पिनर के साथ चले जाएंगे तो फिर एटलीस्ट मेरे ख्याल से आप थोड़े, अगर एक स्पिनर ज्यादा खिलाते हैं मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप अपनी डिफेंसिव अप्रोच को शो करते हैं। यहाँ पर एक बात यह है कि पाकिस्तान को ज्यादातर मैचेस खेलने हैं अफगानिस्तान से, जो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन चांसेस यही है कि शायद पाकिस्तान उनको ओवरकम कर लेगा। यूएई से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो आपको टफ टाइम देगी। श्रीलंका आपको दे सकती है, बांग्लादेश भी दे सकती है, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, सीधा आपको लेके चलूंगा। 14 सितंबर को इंडिया के खिलाफ मैच है, क्या होगी आपकी 11? मेरी 11 जो होगी वो वही है, टॉप 6 तो हमने इस तरह बात की है, उन्हीं बैट्समैन पे रिलाई करेंगे हम। यानी आप ऑलराउंडर के साथ नहीं जाएंगे, ज्यादा ऑलराउंडर नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इतनी क्वालिटी ही नहीं है हमारे ऑलराउंडर्स में। तो अगर आप ज्यादा खिलाएंगे तो वो बैटिंग लाइन काफी थिन हो जाएगी। नंबर 7 पे मैं मोहम्मद नवाज को लाना चाहूंगा। क्या आप ये डरते नहीं है कि स्पिनर को अच्छा खेलेगा इंडिया और अच्छे उनके खिलाफ शॉट मेकिंग करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़के उनके भी ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला हुआ, मे बी वो, और नवाज की इस तरह की बॉलिंग यूएई में रह चुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं शायद उसका कोई फायदा हो जाए। अभी वो जिस तरह की फॉर्म लेके आ रहा है, कम से कम एटलीस्ट बॉलिंग के अंदर वो इम्पैक्ट छोड़ सकता है। क्या होगा नंबर 8 आपका? नंबर 8 मेरे लिए शाहीन शाह अफरीदी ही होंगे। नंबर 9 पे आप किसके साथ जाएंगे? ये टफ कॉल है। नंबर 9 में बाकी एक टफ कॉल है, हारिस रऊफ / वसीम जूनियर में से मैं किसी एक को देखना चाहूंगा टीम के अंदर। ये अब डिपेंड करता है। 2 स्पिनर खेलेंगे या मैं साथ सलमान मिर्जा और एक स्पिनर सुफियान मुकीम के साथ मोस्ट प्रोबेबली जाऊंगा, या फिर देखूंगा इब्रार में से। इन दोनों में से मैं किसी को बहुत ज्यादा हाई रेट 51-49 ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इब्रार भी के लिए या सुफियान भी के लिए। अच्छा, अब सबसे यहाँ पे जो बड़ी एक चीज डिस्कस हो रही है, आखिरी हमारा पॉइंट है
कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया गया। मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर करता चलूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों का जो स्ट्राइक रेट है यूएई के अंदर पिछले 5 साल में इत्तेफाक से दोनों का स्ट्राइक रेट 122.44 है, दोनों खिलाड़ियों का। लेकिन डिफरेंस ये है कि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग एवरेज 62 की है यूएई में और बाबर आजम की बैटिंग एवरेज 36 की है। तो ये आधे आधे का फर्क है। आप क्या कहेंगे बिलाल साहब, क्या इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया? इस पे अपनी एक मुख्तसर सी राय पेश कीजिए और फिर मोहम्मद रिजवान का बताइए कि उनकी बैटिंग एवरेज बहुत ज्यादा, स्ट्राइक रेट कम है, इसका कुछ इस बारे में बात कीजिए। बाबर रिजवान का ही सब कुछ ऑन द कार्ड्स था, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई, तो T20 की गेम बहुत ज्यादा बदल चुकी हुई है। उस तरह के अब आपको पावर हाउस की जरूरत है, आपको जो मेरे ख्याल से गेम ऐसी नहीं है, ना इतना टाइम है इनके पास ये वैसे डेवलप कर सके, इसलिए ऑन द कार्ड्स था। मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए एक अच्छा डिसीजन है। जी, टफ डिसीजन था बाबर रिजवान को यहाँ पे ड्रॉप करना। एक आपके साथ स्टैट आपकी स्क्रीन पर हम शेयर करते चलें कि दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, ओवरऑल यूएई के अंदर सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो सूर्या कुमार यादव का रहा है, स्काई जिनको कहा जाता है। इसके अलावा कुशल मेंडिस बहुत ज्यादा वो हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा का रहा है, लेकिन अब वो आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे। मेरे कहने का मकसद है, आप लिस्ट पे देख सकते हैं, कोई पाकिस्तानी आपको टॉप 10 में दिखाई नहीं दे रहा। तो बिलाल साहब, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे ज्यादा मैच पाकिस्तान ने खेले, लेकिन इस लिस्ट के अंदर कोई पाकिस्तानी क्यों शामिल नहीं है? ये आपकी जो प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल से, इस तरह की मेंटेलिटी नहीं है। हर कोई कोशिश करता है कि मेरी टीम में जगह पक्की हो जाए। यूएई के अंदर बात कर रहा हूँ, यूएई में ओवरऑल सेकंड होम रहा, ऐसे ही हुआ है, क्योंकि आप पाकिस्तान की ये जेन्युइन कंसर्न है, हर जगह ही आपको नजर आएंगे। अकेले यूएई का मसला नहीं है, कौन सा कहीं और जाके इतना तेज खेल लिया। तो आप पाकिस्तान की मेंटेलिटी का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, जो आपको कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स में भी दिख जाए। लास्ट क्वेश्चन, हमने टीम में खिलाड़ी ऐसे लिए हैं जहां सलमान आगा के अलावा सारे खिलाड़ी तोड़फोड़ मचाने वाले हैं, खासतौर पर हारिस हो गए, हसन नवाज हो गए। ये तो वो खिलाड़ी हैं कि जो आर्या पार करते हैं और फखर जमान भी अपनी लय में होते हैं। हालांकि फखर जमान T20 में कभी बहुत ज्यादा उस तरह की वो नहीं कर सके, लेकिन आप क्या कहेंगे? आखिरी जुमला बताइए, ये आर्या पार टीम अनप्रेडिक्टेबल आप उसको कहेंगे 90s की पाकिस्तान की तरह, या आप थोड़ा सा कहेंगे ये इनएक्सपीरियंस है, इसके चांसेस कम है, ज्यादा है? कुछ बताइए। अनप्रेडिक्टेबल टीम है काफी ज्यादा, कुछ भी नहीं क्या हो जाता है। बांग्लादेश के साथ जब मैच होता है 15 में 5 आउट हो गए थे इनके, तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये आर्या पार वाली टीम ही है, और 90 से ज्यादा आर्या पार वाली टीम। क्या इंडिया को हरा पाएगी ये टीम? नहीं, मुश्किल है। थैंक यू सो मच। मेरा मानना यह है कि इंडिया को ये टीम हरा सकती है, क्योंकि इसके अंदर वो एक्टिव वो एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।